सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए CTP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश द्वारा प्रस्तावित हो जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि परिवार है वो सामाजिक एजेंट के रूप में, यानी कि परिवार जो है समाज का, बच्चे का समाज का छोटा रूप होता है। बच्चा क्या करता है, परिवार से ही पहले सीखता है। शुरुआत में किससे सीखता है, परिवार से सीखता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि डैश द्वारा प्रस्तावित हो जाता है, यानी कि जो परिवार के बाद कौन स्थान लेता है, यहाँ पे वो बात कह रहा है। तो शुरुआत में क्या करता है बच्चा, परिवार से सीखता है। फिर जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है तो अपने दोस्तों से सीखने लगता है, मेरे पीयर ग्रुप में सीखने लगता है ना, दोस्तों से, कि मतलब जैसे उसके पास साइकिल है वैसे मैं भी लूँगा, जैसा उसके पास खिलौना है वैसा मैं भी लूँगा। तो क्या कहीं पे कह रहा है कि परिवार के बाद कि बच्चा किससे सीखता है। तो ऑप्शन ए कहता है पेशावर तो पेशेवर से नहीं सीखता। ऑप्शन बी कहता है पड़ोसी की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है सहकर्मी समूह। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सहकर्मी समूह, यानी कि पीयर ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी ग्रुप बात हो रही है, पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में बच्चा पहुँच जाता है ना स्कूल में, तो उसमें क्या करता है, सीखता है दोस्तों से। जैसे दोस्त कपड़े पहनेंगे वैसा वो भी कपड़े पहनेगा। तो परिवार के बाद क्या होगा, सहकर्मी समूह, यानी कि पीयर ग्रुप में बच्चा सीखता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि सामाजिकरण के वाहक कहाँ गतिविधियों का संचालन करते हैं, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया चल रही है, समाज में चलेगी। समाज तो ऑप्शन में नहीं है। क्या है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है तो वो समाज में चलेगी, लेकिन इसमें समाज नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए कहता है समुदाय। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि समुदाय क्या है, सामाजिकरण का हिस्सा है समुदाय। ऑप्शन बी कहता है श्रेणी, तो श्रेणी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है सहकर्मी समूह, और तो सहकर्मी तो समूह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सहकर्मी क्या होगा, बच्चा ग्रुप में सीखेगा। और ऑप्शन डी कहता है मीडिया, तो मीडिया भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या करता है, मीडिया से सीखता है, किसी फिल्म को देखकर बच्चा सीखता है। लेकिन ये दोनों किस में आ जाएंगे, समुदाय में। किस में आ जाएंगे, समुदाय में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सहकर्मी और मीडिया हमारा सही है, लेकिन ये दोनों किस में आ जाएंगे, समाज में, समुदाय में आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, समुदाय। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख अंतर यह है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख अंतर यह है, यानी कि जी दोनों के बारे में अंतर बताना है आपको, कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है। तो पियाजे ने भाषा की भूमिका पर जोर नहीं दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। भाषा पर जोर किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन बी कहता है कि वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिकता दी है। तो वंशानुगत क्षमताओं की प्राथमिकता वाइगोत्स्की ने नहीं दी, पियाजे ने दी है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृत की भूमिका पर जोर दिया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने बताई है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि पियाजे ने इस बात को महत्व दिया कि बच्चा स्वयं क्या कर सकता है और साथ ही साथ समर्थन के साथ क्या कर सकता है। तो ये किसने बताया, पियाजे ने नहीं बताया, ये तो वाइगोत्स्की ने बताया है। तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, डैश अवस्था में बच्चे समस्याओं को मानसिक रूप से हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याएं स्वयं सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, ना कि प्रतीकों से। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि डैश अवस्था में बच्चे समस्याओं को मानसिक रूप से हल कर सकते हैं, जैसे समस्याएं स्वयं सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, ना कि प्रतीकों से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि क्या कह रहा है कि बच्चा क्या है, मानसिक समस्याओं के रूप में हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या स्वयं सामग्री से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि क्या कह रहा है कि बच्चा जहाँ पे खुद को देख, मतलब खुद से
समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, लेकिन कैसे हो? सामग्री से संबंधित हो, यानी कि ठोस हो, वास्तविक वस्तुओं या स्थितियों से संबंधित हो। तो ऑप्शन ए कहता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो अमूर्त चिंतन की बात करता है। तो ये क्या, इसकी एज क्या है? 11 के ऊपर, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा समस्याओं को हल कर लेता है और स्वयं से क्या करता है, सामग्रियों से संबंधित, यानी कि कोई सामग्री हो, ठोस जैसे वस्तु, मतलब कोई भी ठोस हो या वास्तविक वस्तुएं हो, स्थितियों से संबंधित हो, वो क्या करता है बच्चा, इसमें सॉल्व कर लेता है समस्याओं को। और ये अवस्था कितनी वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष में बच्चा ये करता है। और इंद्रियग्रामक अवस्था, तो इंद्रियग्रामक के क्या एज है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा सिंबॉलिक से सीखता है, प्रतीकों से सीखता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा था कि बच्चा मानसिक रूप से समस्याओं को क्या करता है, सामग्री से संबंधित होकर सीखता है। तो यानी कि वो कौन सी अवस्था हो जाएगी हमारी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारंपरिकता के विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में प्रमुख विशेषता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारंपरिकता के विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोहल वर्ग के सिद्धांत की। किसकी बात हो रही है? कोहल वर्ग के सिद्धांत की। कोहल वर्ग के सिद्धांत में कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बताई है। कि कौन सी थ्योरी बताई है? मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं, जिनके अनुसार बच्चा सीखता है। और उसी में क्या कह रहा है कि गोल्डन रूल प्रदर्शित की बात कर रहा है। तो गोल्डन रूल क्या होता है? स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम क्या होता है कि दूसरों के साथ हम वैसा व्यवहार करेंगे जैसा वो चाहता हो, जिससे वो अपनी प्रशंसा के लिए, मतलब दूसरों के सामने ऐसा बनेंगे कि वो हमसे प्रसन्न हो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि दूसरों के सामने हम वैसा व्यवहार करेंगे जिससे हमारा क्या हो? प्रशंसा हो। तो स्वर्णिम नियम क्या होता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना जिसको दूसरे सामने वाले को हमसे प्रसन्नता हो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी स्टेज है हमारी? तो ये हमारी दूसरे लेवल की पहली स्टेज है, यानी कि तीसरी स्टेज है हमारी। लेवल कौन सा है हमारा? दूसरा लेवल है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लड़कियों को भाषाएं और कला लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें गणित और विज्ञान लेने के लिए हतोत्साहित करना किसका उदाहरण है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लड़कियों को भाषा और कला लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें गणित और विज्ञान लेने के लिए हतोत्साहित करना किसका उदाहरण है? यानी कि क्या कह रहा है कि लड़कियां जो उनकी पसंद है वो विषयों को नहीं चुन सकती, क्योंकि लड़कियां जो क्या है वो गणित विज्ञान नहीं ले सकती, वो उनके लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए बना है। ये लड़कियों के लिए क्या बना है? भाषा और कला बना है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कहता है लिंग समानता। तो लिंग समानता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऑप्शन बी कहता है लिंग स्थिरता। तो लिंग स्थिरता की बात भी नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है लिंग भेदभाव। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही? लिंग भेदभाव की, यानी कि लड़कियां भाषा और कला ले सकती हैं, गणित और विज्ञान केवल लड़कों के लिए बना है, वही पढ़ते हैं। लड़कियों पर क्या है? गणित विज्ञान लेने की रोक है। तो ये क्या हो रहा है? भेदभाव ही हो रहा है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिंग का भेदभाव हो रहा है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना, संचालित करना में संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं होती, जैसा कि स्टार या बैच अर्जित करना। तो उनके ऐसे करने की संभावना होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक छात्र पुरस्कार अर्जित करने के लिए बार बार ऐसी गतिविधि जैसे किसी प्रयोग को डिजाइन करना, संचालित करना में संलग्न होते हैं जो सीधे तौर पर उस गतिविधि से संबंधित नहीं होती, जैसे कि स्टार या बैच अर्जित करना। तो उनके ऐसा करने की संभावना है।
यानी कि क्या कह रहा है कि एक छात्र पुरस्कार को पाने के लिए कोई एक्टिविटी या गतिविधि मतलब करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, क्या पाने के लिए? स्टार या बैच पाने के लिए। तो यह कैसी संभावना होती है? तो ऑप्शन ए कहता है कि समझने के लिए सीखने का आनंद है। तो सीखने के आनंद की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पे तो बात वो हो रही है कि बच्चा क्या करता है कि उस कार्य को इसलिए कर रहा है कि उसको क्या मिलेगा, कुछ उसके बदले में मिलेगा ना, लालच के लिए उस कार्य को वो कर रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि सीखने के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि मतलब कि वो उस काम को इसलिए कर रहा है कि मतलब सीखने के प्रति वो क्या कर रहा है, भौतिकवादी दृष्टिकोण मतलब उस काम को वो इसलिए कर रहा है कि उससे उसको क्या मिलेगा, लालच के लिए उस काम को कर रहा है, उससे क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर आप उसको कहते हो कि बच्चा ये आप वर्क कर लो, लिख लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो, तो हम आपको टॉफी देंगे, छोटा बच्चा। तो इसीलिए यहाँ वही स्थिति यहाँ पर भी है कि कोई बच्चा है वो अपना प्रोजेक्ट मतलब तैयार कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि उसको क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि सीखने के प्रति क्या है, इसकी भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित करना। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहज अनुभूति सिद्धांत गढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को चाहिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहज अनुभूति सिद्धांत गढ़ते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है कि बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली सही नहीं होती। इनकी जो बच्चों की अवधारणा है ये गलत नहीं है, ये वैकल्पिक अवधारणा है। बच्चा क्या करता है, अपने मन में अवधारणाएं बनाता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन जो बच्चा अपने मन में जो अपने अनुभव के आधार पर अवधारणाएं क्रिएट करता है, तो उसके लिए उनको नकारते नहीं है, वो उनके हिसाब से सही होती हैं। तो आप वही कह रहा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि बच्चों के इन विचारों को खारिज करें। तो बच्चे को इन विचारों के खारिज क्यों करें, बच्चों की बात माने ना, खारिज क्यों करें। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करें, बच्चे से बात करें, डिस्कशन करें, और बच्चे जो अपने अपने अनुभव लाए हैं, बता रहे हैं, और एक्टिविटी के माध्यम से ग्रुप में बच्चे क्या करें, सीखें। यानी कि अपने अनुभव के आधार पर हर बच्चा, जब सारे बच्चे इकट्ठा होंगे तो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है कि बच्चों के विचार और सिद्धांतों को नज़रअंदाज करें। तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके जो अनुभव हैं उनको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है कि बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटें जो उनके शिक्षण में बाधा है। तो बच्चों के जो विचार हैं उनको क्या बताया गया है कि बच्चों के विचार जो वैकल्पिक है, सही है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास डैश अधिक प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास डैश अधिक प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है। तो दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि होती है, वो बात यहाँ पे कर रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है भाषिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो भाषिक बुद्धि किसके पास होती है, जिसके पास क्या होता है, भाषा और शब्दों का क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है। जैसे क्या होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, इनमें सब में क्या होती है, भाषाई बुद्धि होती है। आगे क्या कहता है, अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है, अंतर्वैयक्तिक जो दूसरों की मनोदशाओं के बारे में समझते हैं, उनके पास अंतर्वैयक्तिक होती है, जिसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि अंतर्वैयक्तिक और भाषाई, तो अभी हमने आपको बताया कि ये इनकरेक्ट है हमारा। उसमें तो दर्शन शास्त्री और मूर्तिकार की बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है कि अंतर्वैयक्तिक और दिक् स्थान, अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल की बात हो रही है। तो दर्शन शास्त्री क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, जो खुद की मनोदशाओं के बारे में सोचते हैं। और आगे क्या कहता है, दिक् स्थान यानी कि स्थानिक बुद्धि की बात हो रही है। तो स्थानिक बुद्धि में क्या कौन कौन से आते हैं, मूर्तिकार आते हैं, आर्किटेक्चर आते हैं, और क्या आते हैं,
चित्रकार आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दर्शन शास्त्री के पास इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तिक बुद्धि होती है, और मूर्तिकार के पास दिश स्थान यानी कि स्थानिक बुद्धि होती है। जिसको क्या होता है, स्थानिक बुद्धि, जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर छवि बनाते हैं, वो क्या होती है, हमारी स्थानिक बुद्धि। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बचपन की अवधारणा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि बचपन की अवधारणा है। तो बचपन की अवधारणा यानी कि बचपन का कॉन्सेप्ट के बारे में वो पूछ रहा है कि बचपन का संप्रत्यय क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान। तो ये बताइए कि विभिन्न संदर्भ यानी कि जो भी संस्कृति से जो भी बच्चा आया है उस पे सब में क्या होगा, समान होगा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि समान नहीं है। बचपन क्या है, सब में अलग अलग है, समान नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा, हर बच्चा अलग अलग संस्कृति से आया है, तो उसमें बचपन की अवधारणा समान कैसे हो सकती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बचपन क्या है, सामाजिक संरचनावादी कौन है हमारे, जैसे कि वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है ना, और जो वाइगोस्की क्या है वो रचनावादी हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चे को इंजॉयमेंट के साथ सिखाओ, बच्चे को जहाँ मजा आए, बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखे। और जो है बचपन क्या हो, मतलब या बचपन के बारे में क्या बताया है कि वो कहते हैं कि मतलब सबका बचपन एक जैसा नहीं होता, किसी को सीखने की सुविधाएं अच्छी हैं, किसी को नहीं है। कोई रोड पे बेचारा क्या करता है, भीख मांग रहा होता है, कोई बच्चा आराम से बढ़िया एसी में सो रहा होता है। तो ये सब किसने बनाया है, समाज, ये सब समाज ने बनाया है। ऑप्शन सी कहता है कि बच्चे बुरे पैदा होते हैं, सब भी बनाना पड़ता है। तो ये तो सब पुरानी बातें हैं। जॉन लॉक ने कहा था कि खाली स्लेट होता है बच्चा। ऑप्शन डी कहता है कि बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते और उनकी विशेषताएं पूरी तरह पर्यावरण से आकार लेती हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बचपन की अवधारणा की यहाँ पे बात हो रही थी कि बच्चे का बचपन कैसा होता है। तो हर बच्चे का बचपन जो होता है वो होता है, अलग अलग तरीके का होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डैश ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या कह रहा है कि डैश ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि वो ज्ञान जो हमें समझ आए, क्या है, जहाँ पे किसी का मीनिंग हो, अर्थ हो। तो ये क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन ए कहता है सामाजिक अनोनी क्रिया, ऑप्शन बी कहता है ड्रिल एवं दोहराव, ऑप्शन सी कहता है पुरस्कार और सजा, और ऑप्शन डी कहता है उत्तेजना प्रतिक्रिया संघर्ष। तो उत्तेजना की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन सी कहता है पुरस्कार, सजा और ये दोहराव, दंड, ये सब देने ही नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह ज्ञान जो बच्चे की समझ पर आधारित हो, यानी कि बच्चा क्या करे, समाज से अंतः क्रिया करके सीखे। यह क्या कहलाएगा, सामाजिक अनोन क्रिया। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। क्या करे क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि छात्र का हित। तो छात्र का हित तो उसको सीखने में प्रभावित करेगा ना, जो बच्चा क्या बच्चे से जुड़ा हो। सही बात है, ये हमारा करेक्ट है। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि छात्र का भावात्मक स्वास्थ्य, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है शैक्षिक रणनीतियाँ हो, तो ये भी हमारा कारक है कि क्या हो, उसी क्या शैक्षिक रणनीतियाँ भी हो। अगला पॉइंट क्या कहता है कि छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, तो छात्र का क्या हो, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि किस समाज और संस्कृति से बच्चा आया है। तो ये चारों हमारे जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्या चारों सीखने को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे चारों पॉइंट सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संज्ञान और संवेग के बीच संबंध है। क्या कह रहा है कि संज्ञान और संवेग के बीच संबंध है, यानी कि कॉग्निशन और इमोशन के बीच संबंध क्या है। तो कॉग्निशन क्या होता है कि ज्ञान और समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान और समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जैसे सीखना, स्मरण,
ध्यान, चिंतन, तर्क, ये सब क्या है? हमारा संज्ञान है। संवेग क्या है हमारा? तो संवेग क्या होता है, यानी कि इमोशन क्या होता है कि भावनाओं या भावों की एक मजबूत स्थिति होती है, जैसे दुख, क्रोध, भय, ये क्या होता है? हमारा सब संवेग होता है। तो उसी में पहला ऑप्शन कहता है कि एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से ये क्या है? जुड़े हैं। क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि एक दिवसीय भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करती हैं, तो एक दिवसीय नहीं, द्विदिवसीय भावनाएं अनुभूति को प्रभावित करती हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि द्विदिवसीय दोनों के बीच एक परस्पर क्रिया है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या है? संज्ञान और संवेग क्या है? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दोनों के बीच क्या है? एक गतिशील परस्पर क्रिया है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? क्या कह रहा है कि भाषा और विचार के बीच संबंध का वर्णन पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। ऑप्शन सी कहता है विचार भाषा द्वारा संचालित और निर्देशित होता है। ऑप्शन सी कहता है कि भाषा और विचार स्वतंत्र संरचनाएं क्षमताएं हैं। ऑप्शन डी कहता है कि भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विचार भाषा को प्रभावित करती है और भाषा विचार को प्रभावित करता है। सामाजिक संरचनावाद का मानना है कि भाषा और विचार दोनों क्या है? सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं, यानी कि दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्धि वातावरण नहीं बनाना चाहिए। कैसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए? प्रिंट समृद्धि। कौन सी कक्षा है? प्रारंभिक कक्षा, यानी कि एलिमेंट्री क्लासरूम, यानी कि 6 to 8 के बच्चों के लिए। किसकी बात हो रही है? 6 to 8। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 to 8 के बच्चे क्या होते हैं? बड़े जाते हैं। प्राइमरी क्लास के बच्चे छोटे होते हैं। जितना आप उनको कलरफुल दिखाओगे और एक्टिविटी से सिखाओगे, जितनी आपको मतलब क्या होगा कि बहुत सी चीज़ें सब प्रिंट से हो। छोटे बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रिंट होती हैं। तो इसमें किसकी बात हो रही है कि प्रारंभिक कक्षाएं, यानी कि एलिमेंट्री क्लासरूम की बात हो रही है। तो अगर नहीं भी है, बड़ी कक्षाओं में जैसे जैसे बच्चा पहुंचता जाता है तो क्या होता है? प्रिंट समृद्धि जो वातावरण होता है वो कम होता जाता है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कारण यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि भाषा का विकास जन्मजात होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा क्या है? आंतरिक क्षमता है। तो हमारा कथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है, लेकिन क्या है? व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो है, अपने में दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये थे हमारे सीटीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक